हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बच्चों इस वीडियो में आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 17 जिसका नाम है तारे एवं सौर परिवार। हमने आज ये अध्याय शुरू करना है और इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूँ, आगे चलते हैं बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी बच्चे जो है इस तरह से ऑनलाइन वीडियो प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन तरह से आपको ज्ञान की स्टडी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इस तरह से वीडियो प्राप्त कर सकें। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा गर्मियों की रात होती है, उसमें आकाश कई बार साफ होता है ना, कोई बादल ना हो। तो आपने आसमान में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, छोटे तारों को सुने देंगे, चंद्रमा की इनको क्या दिख रहा है? पहले देखेंगे हम चंद्रमा क्या है। आपको पता ही है, क्या चंद्रमा हमेशा एक ही प्रकार की आकृति आपको दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा की आकृति में आपका प्रतिदिन परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्या ऐसे भी दिन होते हैं जब स्वच्छ आकाश में चंद्रमा आपको दिखाई ना दे हो? ऐसा भी होता है बच्चों। जिस दिन आकाश में चंद्रमा जो है आपको पूरा दिखाई दे, उस दिन को बोलते हैं हम पूर्णिमा। तो बोलते हैं हम पूर्णिमा। चंद्रमा का एक पूर्ण चक्र दिखाई देता है, उस दिन उसको कहते हैं पूर्णिमा। फिर जब पूर्णिमा होती है ना, उसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा धीरे 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 घटता चला जाता है। ठीक है, और पूर्णिमा से लेकर 15वें दिन तक चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और 15 दिन में जब चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता है, उस दिन को बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या। फिर अगेन अमावस्या से अगले 15 दिनों तक चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता जाता है, दिखाई देता है। और फिर अगले 15वां दिन में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, फिर उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। कहने का मतलब ये हुआ कि आज अगर पूर्णिमा है तो अगले 15 दिन बाद अमावस्या आएगी, तो उसके अगले दिनों बाद दोबारा पूर्णिमा आएगी। तो इस प्रकार जो है एक पूर्णिमा लगभग एक पूरे 3 महीने बाद दोबारा अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग दिखाई देता है, उसको बोलते हैं बाल चंद्र। फिर इसके पश्चात मैंने बता दिया चंद्रमा बड़ा पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की इन प्रकार की आकृतियों की चंद्रमा की कलाएँ क्या होती है? एक बार प्रश्न होता है कि चंद्रमा की कलाएँ क्या होती है? पूरे महीने में विभिन्न प्रकार के आकार चंद्रमा के जैसे बच्ची जो है अपनी कॉपी पे नोट कर रही है, आप डेली अपनी कॉपी पे भी इस तरह से बना सकते हैं। जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन से बनाना शुरू करें। पूर्णिमा के दिन आप पूरा चांद बनाओगे। ठीक है, अगले दिन आप फिर क्या करोगे? अगले दिन आपकी आकृति इस तरह से बनेगी, उसके अगले दिन आकृति आप थोड़ी और ज़्यादा बना देंगे। आप इस तरह से आप पूरे 15 दिन तक, और 15 दिन में आपकी बिल्कुल ऐसी बन जाएगी और उसके बाद पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चंद्रमा की आकृतियाँ आप भी बना सकते हैं। तो चंद्रमा की कलाएँ कैसे होती है? जो आसमान में आपके विभिन्न प्रकार की चंद्रमा की पूरे महीने आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, इन्हीं को ही चंद्रमा की कलाएँ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अब ये कैसे बनती है चंद्रमा की कलाएँ, ये हम देखते हैं। चलिए, ये आप एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चंद्रमा की कलाएँ किस प्रकार होती हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 2 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाएंगे। मैदान में लगभग 2 मीटर वाली जगह एक वृत्त खींचेंगे, जैसे चित्र में दिखाया गया है।
और इस वृत्त के हम 8 बराबर भागों में बांट देंगे। फिर वृत्त के केंद्र पर हम खड़े हो जाएंगे, अपने मित्र से एक गेंद को पकड़कर वृत्त की विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने को कहेंगे। इससे इसलिए कहेंगे, इससे क्या होगा कि घड़े के सफ़ेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखेंगे। जो सफ़ेद भाग हुआ ना घड़ी का, उसको हम सूर्य के सामने हमेशा रखेंगे। तो इस क्रियाकलाप को हम प्रातः काल के समय कर रहे हैं, तो गेंद के भाग जो सफ़ेद भाग है वो पूर्व दिशा में रहना चाहिए। यदि आप क्रियाकलाप को साय के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग का पश्चिम दिशा में होना जरूरी चाहिए। तो प्रत्येक प्रकरण में बच्चों क्या होगा, जो सफ़ेद और काले भागों में डिवाइड किया है वह रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हुआ कि वह इस तरह से होनी चाहिए जैसे चित्र में दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर सुबह के समय कर रहे हैं तो ये सफ़ेद वाला भाग जो आप सूर्य की तरफ और दूसरा वाला अपनी तरफ कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा कि आकृतियों की तुलना हम चित्र 17.5 में भी कर सकते हैं। जो 17.5 की आकृतियाँ ये, तो इस तरह से हमें फिर ये विभिन्न चंद्रमा की स्थितियाँ मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। अब देखिए, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, ठीक है, इसकी किरणें इस तरफ से आ रही है, हाँ। अब ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चांद है। अब देखें आपको चंद्रमा पूरा कब दिखाई देगा और कैसे दिखाई देगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनेगी बच्चों, ये इस चित्र से पूरा क्लियर हो रहा है कि चंद्रमा विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से आपको कब पूरा दिखाई पड़ता है और कब अधूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब बच्चों, क्या आपने अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगाया कभी? आपने अनुमान लगाया कि इनकी स्थितियाँ किस प्रकार हो सकती है चंद्रमा और पूर्णिमा के दिन? है, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आकाश के इस भाग में देखेंगे आप। बालचंद्र के पश्चात जो है, पृथ्वी को देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में ही वृद्धि होती है। अब पूर्णिमा के पश्चात देखने पर चंद्रमा के जो काला भाग है या अदीप्त भाग है उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस दिन बालचंद्र दिखता है, बालचंद्र कब होता है, जब अमावस्या के अगले दिन हल्का सा हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो बालचंद्र भाग देखने के बाद जो है लगातार 14 दिन तक, अगले अगले 14 दिन तक, हाँ, जो भाग जो है ना प्रकाशमान था उसमें वृद्धि होती रहती है चंद्रमा के, और अगले 15 दिन में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। फिर इसके बाद जो काला भाग है उसमें वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार जो है चंद्रमा हमें पूरा दिखाई, बाद में गायब होना हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो है हम चंद्रमा को प्रदीप्त और अदीप्त होकर देखते हैं। तो ये चंद्रमा की कलाएं इस प्रकार बनती है बच्चों। उसके बाद आता है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष का घूर्णन करता रहता है। जैसे सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती रहती है, तो सूर्य का जो है, पृथ्वी क्या है, एक उपग्रह है ना। यानी सूर्य के तो सभी उपग्रह हैं जो घूमते रहते हैं, ग्रह हमारे। अब अब पृथ्वी के चारों ओर भी चंद्रमा घूमता रहता है, तो चंद्रमा अपनी वो अक्ष में भी घूमता रहता है इस प्रकार, और इसके चारों तरफ भी ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, पृथ्वी की। अब आया चंद्रमा की पृष्ठ कैसी होती है। तो चंद्रमा की पृष्ठ देखिए इस तरह से, बड़ी ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है इसमें। इसमें क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, गड्ढे बने हुए हैं, है ना। ये कब पता चला है, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होती हैं या हमारे जो उपग्रह हैं उनके द्वारा पिक्चर लाई गई उनके द्वारा। तो कविताओं और कहानीकारों के लिए चंद्रमा का एक चित्ताकर्षक पिंड है। चित्ताकर्षक मतलब होता है बहुत सुंदर, चिंता नहीं है, चित्त आकर्षक है। परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा ना, तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा पाया और बिल्कुल निर्जन पाया। उन पर विभिन्न आम आपों के गर्त गर्त होता है, गड्ढे, बहुत अलग अलग साइज के गड्ढे बने, कोई बड़े हैं कोई छोटे। जैसे चित्र 17.7 में इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चंद्रमा की सतह का चित्र लिया हुआ है। तो चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल। तो क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार की जीवन की संभावना हो सकती है? नहीं। अगर चंद्रमा पर जल और वायु नहीं है ना, तो वहाँ पे जीवन की संभावना होना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चंद्रमा पर जो है अंतरिक्ष यात्री गए थे हमारे, जो नील आर्मस्ट्रांग है, प्रथम यात्री चंद्रमा पर गए थे। ये तस्वीर उन्होंने ली थी। ये कौन थे, ये देखिए 21 जुलाई 1969 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। उसके बाद एल्ड्रिन चंद्रमा पर गए थे। अब इसके बाद बच्चों आते हैं तारे। तारे क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। अब रात्रि में आकाश में आप बहुत सारे और भी चीज़, चमकीली चीज़ें दिखाई पड़ती है आपको, है ना।
तो ये चमकीली चीज़ का भी असंख्य तारे होते हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधेरी रात में आपको आकाश में सर्वाधिक सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, सभी आसमान में आप चमकीले तारों को देख पाते हैं। तो क्या सभी तारों का रंग एक जैसा होता है बच्चों? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य भी एक तारा है। तो वैसे ही सभी तारे जो अपना एक प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, परंतु ये सूर्य के अपेक्षा छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि सूर्य जो है बहुत नज़दीक है हमारे, और तारे बहुत ही दूर हैं, लगभग सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, तो इस कारण ये हमें बहुत हल्के और छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमारी फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल आपको 100 मीटर की दूरी पर रखी हुई फुटबॉल में कौन सी बड़ी प्रतीत होगी? आपके पास जो फुटबॉल रखी है मुझे नज़दीक और 100 मीटर दूरी पर रखी है, तो आपको कौन सा बड़ा दिखाई देगा? हमें जो अपने हमारे पास नज़दीक है। तो कहने का मतलब यही है कि तारे हमसे बहुत ही नज़दीक दूर है, यानी वो लगभग सूर्य से लाखों गुना अधिक दूर है, इसीलिए वो एक बिजली जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब सूर्य से पृथ्वी लगभग कितनी है आपकी? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और सूर्य के पश्चात दूसरा जो निकटतम तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटारी। तो उसकी दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी देखी हुई आपको दिखाई? तो इसकी दूरी लगभग आपकी 400 खरब है। इतनी दूरी पर हमारा जो है जो तारा है सूर्य, सबसे नज़दीक जो सूर्य का तारा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों तारे कितनी दूर है हमसे, यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक है सूर्य, तो सूर्य से भी इतनी दूरी छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब इतनी लंबी दूरियों को मापने के लिए हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष का जो माप करके सुनिश्चित किया गया है। तो हम बोलते हैं कितने प्रकाश वर्ष से दूर है। अब प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ज्ञात करनी हो तो हम इसको मापते हैं। अब याद कीजिए प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से, आपको पता है प्रकाश की चाल होती है 3 लाख प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। कितनी मिनट है? 8 प्रकाश मिनट। और अल्फा सेंटारी की दूरी लगभग 4.5 यानी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इतनी दूरी है वर्ष, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 8 प्रकाश वर्ष, 8 प्रकाश मिनट, सॉरी नॉट वर्ष, मिनट। तो ये नज़दीक है और बड़ा दिखाई देता है। जबकि आपके तारा की दूरी जो है सबसे नज़दीक तारा है अल्फा सेंटारी, उसकी दूरी है लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारे हमसे कितनी दूरी पे हैं और इसलिए वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा तारामंडल। तारामंडल क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, पहचानने योग्य जो आकृतियाँ तारे बनाते हैं उन तारों को, यानी तारों के ऐसे समूह जो पहचानने योग्य आकृतियाँ बनाए उनको तारामंडल कहते हैं। अब रात्रि जिसमें आकाश में बहुत तारामंडल दिखाई पड़ते हैं और वो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं। जैसे तारामंडल में दिखाया गया, ये पहली आपकी ग्रेट बियर है। ग्रेट बियर इसको बोलते हैं हम सप्तऋषि तारामंडल या ग्रेट बियर। सप्तऋषि तारामंडल को बोलते हैं, इसमें 7 तारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये बनाते हैं आपकी पक्षी के आकार की, पक्षी के आकार के इसको भी ग्रेट बियर भी बोलते हैं। की तरह आगे जो तारे होते हैं उनको हम मिलाए थे तो ग्रेट बियर बड़े भालू बनाए। तो ये विभिन्न प्रकार के तारामंडल है। एक हो गया आपका ग्रेट बियर, दूसरा हो गया आपका ओरायन। ओरायन तारामंडल जो है किसी तारे की आकृति होता है। इसमें भी आपके 7 तारामंडल 8 तारामंडल का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं इसमें। उसके बाद आता है आपका कैसियोपिया। ये बनाता है आपका अंग्रेजी भाषा के M या W के आकार की आकृति। इसमें एक औरत जो है चेयर पे बैठी हुई दिखाई दे रही है आपको, तो ये होगा आपका कैसियोपिया तारामंडल। और उसके बाद आता है आपका लियो मेजर। लियो मेजर तारामंडल जो है एक टाइगर जो है, एक शेर जो है दौड़ता हुआ शेर शिकार करता हुआ, उसकी आकृति बना रहा है। तो इसमें भी आपके 9 तारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो ये विभिन्न प्रकार के तारामंडल हैं जो हमें रात्रि के समय आकाश में दिखाई पड़ते हैं। अब आपको पता है जो सर्वविख्यात तारामंडल है उनमें से है बिग डिपर।
या ग्रेट बियर या सप्तऋषि तारामंडल, ये हमेशा देखा होगा आपने। इस तारामंडल को 7 तारा सुस्पष्ट तारे दिखाई पड़ते हैं। यह बड़ी कलछी या प्रश्न चिन्ह के आकार का बनाता है। अब कलछी के हत्थे में 3, कटोरी के हत्थे में 4 होते हैं। जैसे 3 है, 1 2 3, ये कलछी का हत्था बनाते हैं, और कटोरी में 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार जो है यह एक सप्तऋषि तारामंडल या आपका बिग बियर तारामंडल बनता है। ये देखिए आप, ठीक है बच्चों। तो इसको आप आसानी से आकाश में देख सकते हैं। उसके बाद है आपका ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाना। इस जो आपका तारामंडल है, अब जो सप्तऋषि तारामंडल है बच्चों, उसके द्वारा आप ध्रुव तारे की स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। देखिए ये इसकी कलछी है और इसका आगे वाला कटोरा है। तो कटोरे का जो चौथा आपका तारामंडल है, उसको अगर दोनों तारों को आपस में मिलाएं लास्ट वाले को, इस रेखा को आगे बढ़ाते जाएं सीधे, ठीक है। इस रेखा को आगे बढ़ाएं इस तरह से सीधी, तो जहाँ एक सीधे से तारे से मिलेगी जो चमकता हुआ तारा होगा, उस तारे को बोला जाता है ध्रुव तारा। यानी जो आपका कटोरे का सबसे लास्ट वाला जो तारा है, उस तारे को सीधी रेखा आगे को खींची जाए, लास्ट के 2 तारों को आपस में मिलाकर सीधी रेखा बढ़ाई जाए, आगे खींची जाए, तो जिस चमकते हुए बड़े से तारे से ये टकराएगी वही ध्रुव तारा होता है। तो इससे हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब सप्तऋषि जो है ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। जो ये जो ध्रुव तारा है बच्चों, इस चित्र में ये ध्रुव तारा है। जो सप्तऋषि तारामंडल होता है वो इसकी परिक्रमा करता है। जैसे आपका मान लीजिए ये है, यहाँ से हुआ तो इधर को जाएगा, ठीक है। फिर इधर से इधर को जाएगा, इधर से इधर को जाएगा, इधर से इधर को जाएगा। इस प्रकार जो है ये जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है, यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होगा, आप आज देख लीजिए ध्रुव तारे को। देखिए इसकी एक पोजीशन में, मान लीजिए आप उत्तर दिशा में देख रहे हो आप, उसकी उत्तर दिशा में आपको क्या दिखाई देगा, उत्तर दिशा में आपको आज इस आकृति में, उसके बाद पूर्व में इस तरह, फिर दक्षिण में इस तरह से दिखाई देगा, और पश्चिम में इस तरह से। कहने का मतलब यह कुछ कुछ समय के बाद अपनी आकृति बदलता रहेगा, क्योंकि यह ध्रुव तारे के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका ओरायन तारामंडल। अब ये तो दूसरा तारामंडल बच्चों ओरायन। ओरायन तारामंडल एक विख्यात तारामंडल है जो कि हमें सर्दियों के मध्य रात्रि में दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं और एक शिकारी की आकृति बनाते हैं। इसके 3 मध्य के तारे जो शिकारी की बेल्ट बनाते हैं, और 4 चमकीले तारे के चतुर्भुज में व्यवस्थित होते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपका एक सीरियस ये जो है ये एक तारामंडल जिसे बोलते हैं हम ओरायन। अब इसके जो 3 तारे मध्य के, इनको अगर इस तरफ बाईं तरफ बढ़ाया जाए तो जिस तारे से ये टकराएंगे, मोटे से चमकीले तारे से इसकी रेखा मिल जाएगी, उसको बोलते हैं हम सीरियस तारा। तो बेल्ट से जब अगर रेखा बढ़ाई जाए इससे, तो हम सीरियस तारे की पोजीशन पता कर सकते हैं ओरायन तारामंडल से या शिकारी तारामंडल से। उसी प्रकार सप्तऋषि मैंने आपको बताया, हम ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, और इससे हम ओरायन तारामंडल से सीरियस तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों हमारा, इसके अलावा हमें आकाश में अन्य तारामंडल भी थे, जैसे में कैसियोपिया, ये सर्दियों में हमें मध्य रात्रि में दिखाई पड़ता है, अंग्रेजी भाषा के डब्ल्यू या एम अक्षर के आकार का, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आता है सौर परिवार। तो सौर परिवार हमारा जो है ग्रहों और पिंडों को मिलाकर जो बनता है, उसे हम सौर परिवार कहते हैं, ठीक है। इस परिवार में बहुत से पिंड भी आते हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं, ठीक है बच्चों। अब सूर्य तथा इन पिंडों के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये पिंड एक दूसरे की सूर्य से परिक्रमा करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम इसके हमारे सूर्य परिवार में कौन कौन से ग्रह आते हैं। सौर परिवार का एक सदस्य है हमारा सूर्य, पृथ्वी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त, पृथ्वी के अतिरिक्त हमारे अन्य ग्रह भी आते हैं, 7 ग्रह जो है आपके सूर्य से दूरी है। उसका हमारा बुध है सबसे पहले, फिर शुक्र है। देखिए हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, पहला बुध हमारा, बुध यानी मरकरी, फिर हमारा शुक्र है, ठीक है। फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। प्लूटो जो था उसको हमने ग्रह से हटा दिया गया, प्लूटो ग्रह नहीं है हमारा। ये हम सौर परिवार का एक बड़े पैमाने पर इस तरह से बनाते हैं, परिक्रमा के आधार पर। ये हमारा सूर्य है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह आता है हमारा, बुध आता है, ठीक है। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और सबसे लास्ट में नेपच्यून है। और ये जो है हमारे इस तरह से गति करते हैं, जितने भी ग्रह हमारे वो करते हैं, सूर्य की चारों तरफ गति करते हैं हमारे इस प्रकार, और इस प्रकार हमारे सौरमंडल का एक निर्माण करते हैं। सबसे पहला पढ़ लेते हैं सूर्य क्या है।
अब सूर्य जो है हमसे सबसे नज़दीक का तारा जो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और यह विशाल मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है। अब बच्चों, जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य ही है। वास्तव में सभी ग्रहों को ऊर्जा सूर्य से मिलती है, आपको पता ही है, और ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य ही है सबको। उसके बाद आते हैं ग्रह। अब ग्रह जो है तारों के भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रह को अपना प्रकाश तो नहीं होता, क्योंकि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, केवल तारों का होता है। इसलिए वे ऊपर पड़ने वाले, इनके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, उसी के कारण ये चमकते हैं और परावर्तित करके चमकते हुए प्रतीत दिखाई पड़ते हैं। तो इसके कारण ही प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके ऊपर, ग्रहों के ऊपर, हम ग्रहों में और तारों में भेद कर सकते हैं। देखिए, ग्रहों और तारों में अंतर करने की सरलतम विधि है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है। तारों के मुकाबले सभी ग्रह की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित रास्ते पर जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो उसको हम बोलते हैं कक्षा। कौन सी कक्षा? देखिए, ऊपर चलते हैं, ये है कक्षा। ये शनि ग्रह की कक्षा है, ये यूरेनस की है। जो भी ग्रह है सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं, उसको हम बोलते हैं कक्षा। ठीक है बच्चों, ये ग्रहों की कक्षा। अब सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ही ग्रह अपनी भी परिक्रमा करते हैं अपने अपने अक्ष में। जैसे एक फिरकी आपने खेली हुई, जब इसको घुमाते हैं आप तो इस तरह से घूमती है, ऐसे घूमती है। तो कहने का मतलब हुआ, ये सूर्य के चारों तरफ तो घूम रही है, लेकिन अपने चारों तरफ, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये मान लीजिए यहाँ पे एक सूर्य है, ठीक है, ये ग्रह है, तो ये सूर्य के चारों तरफ तो घूम रहा है, परंतु इसके साथ वो अपने चारों तरफ भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपने एंड पे भी घूमता हुआ जा रहा है। तो इस गति को जब ग्रह जो है अपने ही अक्ष पे घूमता है, उसको बोलते हैं हम घूर्णन गति। क्या बोलते हैं इसको हम? घूर्णन गति। तो किसी ग्रह के द्वारा एक पूरा घूर्णन, यानी पूरा करने, अपने अक्ष में एक पूरा चक्कर काटने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं घूर्णन काल। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन काल पूरा करती है। इसके कारण ही दिन और रात बनते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारा आता है इसमें बुध। तो बुध देख लेते हैं। बुध जो है हमारे सौर मंडल का सबसे नज़दीक का तारा है और यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि बुध जो है सूर्य के अत्यधिक निकट है। अतः अधिकांश समय यह सूर्य के चकाचौंध में छिपा रहता है, सूर्य के प्रकाश में ही गायब रहता है। इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ ये चमकता रहता है, पता नहीं चलता कहाँ जैसे है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। इसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह। अब ग्रहों में पृथ्वी और शुक्र ही निकटतम पड़ोसी हैं। रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला तारा जो होता है वो होता है शुक्र। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय के दिखाई पड़ता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत बाद यह पश्चिमी आकाश में भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसको संध्या तारा भी कहा जाता है, संध्या का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है, जैसे चंद्रमा है पृथ्वी का वैसा। उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी जो ग्रह है, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसपे जीवन संभव है। एक इकलौता ऐसा ग्रह है सौर परिवार का जहाँ पे अभी जीवन संभव है, और वहाँ पे जल, वायु, प्रकाश उचित मात्रा में हर चीज़ पाई जाती है जहाँ पे जीवन संभव है। इसमें अनेक प्रकार की पर्यावरण व्यवस्थाएं हैं जो इसमें है, जो जीवन संभव करती है। जैसे जल है, पर्याप्त मात्रा में हवा है, पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल है, ओजोन लेयर है, जो सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश को अपने तक आने नहीं देती है। तो ये है आपका पृथ्वी। उसके बाद आता है मंगल ग्रह बच्चों। मंगल ग्रह जो है अगला ग्रह पृथ्वी के बाद जो है वो है मंगल। और मंगल ग्रह यह हल्का रक्ताभ लाल, यह हल्का सा लाल रंग का दिखाई पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मंगल के जो प्राकृतिक छोटे दो ग्रह हैं, क्योंकि इसकी जो सतह है वो लाल है, वहाँ पे मिट्टी चमकीली लाल है, वहाँ पर वातावरण नहीं है और वो लाल दिखाई पड़ता है। इसके दो छोटे छोटे उपग्रह भी हैं, जैसे हमारे पृथ्वी का ग्रह है चंद्रमा, वैसे ही मंगल के भी दो छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह लगभग इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वी इस विशाल ग्रह के भीतर समा सकते हैं, इतना बड़ा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है बच्चों, और बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक ग्रह भी हैं जो उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगर तो इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं, धुंधला जो इसके चारों तरफ वलय दिखाई पड़ता है रिंग जैसे, अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसमें आगामी पहचान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपका शनि ग्रह। ठीक है,
लग है हमारा शनि। तो बृहस्पति के बाद है हमारा शनि, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है, और इस ग्रह में भी छोटे छोटे बिल्कुल रोचक और सुंदर दिखने वाले वलय होते हैं। ठीक है बच्चों, शनि एक अद्वितीय छवि बनाता है, जिसका वलय जो है नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। आपको छोटे दूरदर्शक का इसका प्रेक्षण करने के लिए आवश्यक होगा, जिसके द्वारा आप इसको देख सकते हो। इसके भी अब बहुत सारे अनेक प्राकृतिक ग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात है कि सभी ग्रहों का यह सबसे घना जो वातावरण होता है वो इसके अंदर ही होता है। इसमें घनत्व जो है जल के घनत्व से भी कम है। और उसके बाद आता है आपका यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून जो है सौर परिवार के अंतिम ग्रह हैं, सबसे बाहर वाले ग्रह हैं। इनमें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से इनको देखा जा सकता है। और सूर्य की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है। देखिए, पूर्व के पश्चिम की तरफ गति करते हैं सभी ग्रह सूर्य की तरफ, लेकिन पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, ये आपने याद रखना है। अब इसका परिणाम ये होता है कि इसकी कक्षीय गति करते समय पृष्ठ का लुढ़कना सा प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब ये थे हमारे सारे ग्रह सौर परिवार के, मैंने आपको बता दिए। अब सौर परिवार में इसके अलावा कुछ अन्य ग्रह भी होते हैं, जिसे लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे पिंडों से घिरे हुए ऐसे स्थान होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। अब ये देखिए आप, ये आपकी जो बृहस्पति है और मंगल है, इन दोनों के बीच की जो पट्टी जैसी दिखाई दे रही है ना, ये दाना दाना जैसी, इस पट्टी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच की। ठीक है, बहुत से छोटे ग्रहों की घनी प्रवृत्ति होती है। उसके बाद धूमकेतु होते हैं बच्चों। अब ये धूमकेतु देखिए हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं और अत्यंत पर्ववलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु सामान्यतः चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ में आकार में वृद्धि होती रहती है और पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। तो इसकी जो पूंछ होती है धूमकेतु की, हमेशा सूर्य से दूसरी दिशा तरफ होती है। इस तरह से आपको धूमकेतु दिखाई पड़ते हैं। ये धूमकेतु है का, तो धूमकेतु इस तरह से आपको दिखाई पड़ते हैं। अब ये मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों तरफ धूमकेतु बन रहे हैं, तो धूमकेतु हमेशा सूर्य से परे की तरफ पूंछ होगी इसकी, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये सारे धूमकेतु है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा उल्काएं एवं उल्का पिंड। उसके बाद बच्चों आता है हमारा उल्काएं एवं उल्का पिंड। उल्काएं और उल्का पिंड क्या होता है, देखिए रात्रि जब आकाश साफ हो ना, तो उसमें चंद्रमा भी आपको न दिखाई दे रहा हो, तो कभी कभी आपने आकाश में प्रकाश कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, आकाश में एक चमकीली सी धारी रेखा जैसी दिखती है, इसे हम शूटिंग स्टार का टूटता हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना आकाश में, आप बोलते हो तारा टूट रहा है, बेसिकली वो तारा टूटता नहीं है, वो क्या होता है शूटिंग स्टार होते हैं, और वो एक उल्का पिंड होते हैं। इन्हीं शूटिंग स्टार को हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये छोटे छोटे पिंड होते हैं और यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में भी आ जाते हैं। उस समय इनकी उच्च चाल होती है और वायुमंडलीय घर्षण के कारण यह तप्त होकर जल उठते और टूटते हुए लगते हैं और शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। और यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर हमें होती है। थोड़ी समय तक ये ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे कोई चमक रहा है। ये होते हैं आपके उल्का पिंड। अब उल्का पिंड जब पृथ्वी की पहुंचता है तो उसके हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उन पदार्थों की प्रकृति खोजने में सहायता करता है जिनसे सौर परिवार बना हुआ होता है। उसके बाद आता है हमारा कृत्रिम उपग्रह। आपको पता ही है, कृत्रिम मतलब मानवों द्वारा बनाए गए ऐसे उपग्रह। ऐसे उपग्रह जो मानवों द्वारा बनाए गए उनको हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह हम ग्रहों की चारों तरफ छोड़ देते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं और हमें डाटा भेजते रहते हैं। अब जैसे हमने मंगलयान 2 भेज रहे थे पीछे, जैसे वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एन मौके पे जाके हमारा थोड़ा सा विफल हो गया, तो लैंड नहीं कर पाया। तो ये होते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा की तरह ही परिक्रमा करते हैं। भारत ने अनेक कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ा हुआ है, जैसे आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, तो भारतीय आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। दूसरे है इनसेट, IRS, कल्पना 1, इडूसैट, ये हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं। ये आपका कुछ भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं बच्चों, ये चित्र दिखाई पड़ते हैं इस तरह से, ये हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा होता है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों, अभ्यास के हैं इसके 16।
हाँ 16 प्रश्न उत्तर हैं। तो इनमें से हम ऐसा करते हैं, फटाफट जो है पहले 4 प्रश्न कर लेते हैं एक एक शब्द के। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित से उत्तर चयन करें। निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है, कौन सा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, देखिए निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार सदस्य नहीं है, तो हमारा जो है क्षुद्र ग्रह भी है, उपग्रह भी है, धूमकेतु भी है, सिर्फ तारामंडल नहीं है। इसका उत्तर आएगा ग। ठीक है। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। बुध भी है, शनि भी है, पृथ्वी भी है, परंतु सीरियस नहीं है, तो इसका उत्तर होगा क सीरियस। सीरियस क्योंकि तारामंडल है। प्रश्न नंबर 3, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह होता है, हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। हमारे चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है, ये गलत होगा, ये नहीं है। ठीक है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ढकती है, ये भी गलत है। चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत है, तो ये भी गलत है बच्चों। इसका उत्तर सही होगा हमारा क। ठीक है, ये तीनों ही गलत है इसके, तो यही इसका सही है क। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तर ठीक है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिक स्थानों की पूर्ति करें। सूर्य के सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है। सबसे दूर कौन सा ग्रह सूर्य के, आपको मैंने बताया था, वो है नेपच्यून। लास्ट ग्रह हमारा नेपच्यून। उसके बाद वर्ण में रक्ता आपतित होने वाला कौन सा ग्रह है, मंगल। मंगल ग्रह जो है हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। उसके बाद तीसरा है, तारों के ऐसे समूह जो कोई पैटर्न बनाता हो। पैटर्न बोलते तो दिखाई देने वाली आकृति, उसको बोलते हैं हम तारा मंडल। क्या बोलते हैं, तारा मंडल। तो यहाँ आएगा आपका तारा मंडल। ठीक है बच्चों, वो हमें तारा मंडल। उसके बाद ग्रह, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, उनको बोलते हैं हम उपग्रह। मैंने आपको बताया था ना, ये उपग्रह आएगा यहाँ। उसके बाद शूटिंग स्टार वास्तव में डैश डैश नहीं है। शूटिंग स्टार तारे हैं, नहीं है। शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं है। ठीक है बच्चों, तारा आएगा यहाँ पे। उसके बाद अच्छा, क्षुद्र ग्रह डैश डैश तो सब डैश डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य कीजिए। क, ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। क्या सौर परिवार का सदस्य है ध्रुव तारा, बताइए। नहीं है, मैंने आपको बताया तारामंडल कोई नहीं है, तो फॉल्स। ख, बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल ये ट्रू है, आपको पता है सबसे छोटा ग्रह है। यूरेनस सौर परिवार का सबसे दूरस्थ ग्रह है, नहीं, सबसे दूर है नेपच्यून, तो ये अब आपका फॉल्स आएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉल्स है, तो आपका गो क्या है, गो फॉल्स है। उसके बाद गो इंसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, ये ट्रू है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हमारे सौर परिवार में 8 ही ग्रह बचे हैं, एक हटा दिया गया है। ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शन की सहायता से देखा जा सकता है, तो ये भी फॉल्स है बच्चों। इसको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आकृति बनती है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न नंबर 5 आपके इस चैप्टर के हो जाते हैं, और अभ्यास के रूप में आपने आज ये यही लिखने हैं और करने हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर के बच्चे अभ्यास के प्रश्न उत्तर को लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और अभ्यास की जो पहले 5 प्रश्न मैंने बताया इनको नोट करें। ठीक है बच्चों, ओके।